हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में स्ट्रेट लाइन का अगला टॉपिक लेकर के आए हैं। स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ईयर क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। सरल रेखा देखिए 11th के लिए तो ज़रूरी है ही है। आने वाले समय में जब जैसे आप कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, इसी 11th क्लास में एक शंकु परिच्छेद पढ़ेंगे, उसमें इसका काम पड़ेगा। फिर 12th क्लास में 12th में आप बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे, या आने वाले समय में जब आप मैथ पढ़ते ही रहेंगे, आगे मैथ पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में, तो उसमें स्ट्रेट लाइन का बहुत ज़्यादा यूज है। स्ट्रेट लाइन का तो इस चैप्टर को इसको बहुत गौर से आपको पढ़ना है, बहुत ढंग से देखना है, एक एक चीज़ इसको बहुत गौर से समझनी है आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में। देखिए ज़रा, तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले लिखा है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। देखिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हर वीडियो में हम बोलते हैं कि मैथ इंटर के बाद आपको इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी। चाहे आप बीएससी करें, बीसीए करें, कोई भी कोर्स करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं, बीटेक वगैरह, तो मैथ हिंदी में नहीं मिलेगी, मैथ इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। हर बार आपको यही बोलते हैं। तो अभी से आप जैसे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आदत डाल लीजिए इंग्लिश में पढ़ने की, तो आगे दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिंदी और इंग्लिश मीडियम सभी क्लास बच्चे पढ़ें। हमारे वीडियो में आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिलेंगे और कुछ अच्छी बुक्स के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, बताते हैं क्या लिखा हुआ है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, जैसे दो लाइन्स हैं उनके बीच का आपको एंगल निकालना है। दो लाइन्स के बीच का एंगल, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कैसा एंगल होता है, कौन सा होता है। हम आपको बहुत क्लियर समझाएंगे, आप केवल देखिएगा गौर से। देखिए, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन के बताया था। हमने कहा था जैसे हम लोग कोई भी, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, जैसे ये लाइन है, तो हमने कहा था इसका एंगल हम लोग कौन सा लेते हैं, ये लेते हैं, ये राइट साइड वाला, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इधर वाला एंगल लेते हैं। ये लेफ्ट साइड का नहीं लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। या एक्स एक्सिस से कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, घड़ी के चलने की, घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये एंगल लेते हैं स्लोप निकालने के लिए। इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था। तो देखिए जरा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स में क्या होगा, थोड़ा सा गौर से देखेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स का जो कॉन्सेप्ट है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए जरा गौर से, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैक्स है, ये ओरिजिन है, ये मान लीजिए थीटा एंगल बनाती है, थीटा 1 बनाती है, और ये एंगल थीटा 2 बनाती है। या सपोज कर लो ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है। ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से थीटा 1 एंगल बनाती है और ये थीटा 2 बनाती है। या चलो इसी को रिलेट कर लो, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, और ये इंटरसेक्शन एंगल है, प्रतिच्छेद कोण है, दोनों लाइन के बीच का एंगल। ये दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, थीटा है। देखिए यहाँ पर जैसे, एक मिनट समझिएगा, जैसे दो लाइन कट करती हैं तो ये एंगल हो गया इंटरसेक्शन, एक ये भी होता है। तो आपको लेना कौन सा होता है, ये भी इंटरसेक्शन एंगल है, ये भी इंटरसेक्शन एंगल है। अगर इस एंगल की बात की जाए, इसकी, इस एंगल की, तो ये भी तो इंटरसेक्शन एंगल है, प्रतिच्छेद कोण है टू लाइन्स का। ये भी टू लाइन्स का इंटरसेक्शन एंगल है। ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, वो भी टू लाइन्स का इंटरसेक्शन एंगल है, वो भी टू लाइन्स का इंटरसेक्शन एंगल है। देखिए जरा, तो इसका फार्मूला ये होता है, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, ये होता है। ये देखिए, मॉड क्यों लिया जाता है, मॉड इसलिए लिया जाता है, रीजन थोड़ा समझिएगा। मॉड इसलिए लिया जाता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट मतलब समझते हो, लेस देन 90, लेस देन 90, 90 से कम, जिसको हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण। दो एंगल है यहाँ पर, देखिए ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये लेस देन 90 होगा, ये लेस देन 90 मतलब 90 से कम होगा, ये 90 डिग्री से कम होगा, 90 से कम होगा। और ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये ग्रेटर देन 90 होगा,
ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 होगा, 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होगा, अधिक कोण होगा, अधिक कोण। तो ये भी इंटरसेक्शन एंगल है, ये भी इंटरसेक्शन एंगल है। तो अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लिखा जाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, जब आंसर की बात आएगी आंसर लिखने की, तो जो लेस देन 90 होगा वो लिखा जाएगा। जो एक्यूट एंगल होगा, जो लेस देन 90 होगा मीन्स जो एक्यूट एंगल होगा वही आंसर में लिखा जाएगा। जो लेस देन 90 होगा, जो एक्यूट एंगल होगा वही आंसर में लिखा जाएगा। ये भी इंटरसेक्शन एंगल है, प्रतिच्छेद कोण है, ये भी प्रतिच्छेद कोण है, इसीलिए माड लिखा जाता है। तो माड से क्या होता है, मेरी बात समझिएगा, माड से जो कैलकुलेशन आएगा वो प्लस का आएगा। माड से जो कैलकुलेशन आएगा वो प्लस का आएगा, और जब प्लस का आएगा तो एंगल प्लस का आएगा तो अपने आप लेस देन 90 ही होगा, क्योंकि प्लस का आने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा, तो लेस देन 90 ही होगा, लेस देन 90। तो माड लिया जाता है कि ये एक्यूट एंगल निकले। अगर कभी भी दो वैल्यू निकले एंगल की, जैसे माड ना ले, मेरी बात समझिएगा, अगर माड ना ले तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, ऐसे भी लिख सकते हैं माड न लेने पर। तो अब दो वैल्यू निकलेंगी, अब देखिए दो वैल्यू निकलेंगी यहाँ पर, दो वैल्यू। तो एक वैल्यू आएगी 90 से कम और एक वैल्यू आएगी 90 से ग्रेटर। तो आपको आंसर में 90 से कम वाला लिखना होगा। जब आप आंसर लिखेंगे तो जो 90 से कम आएगा, जो 90 से कम आएगा वो आंसर में लिखना होगा। यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की और एक माइनस। प्लस माइनस लेने पर, अगर माड ना लें तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझिएगा, माड हटाने पर प्लस माइनस ले सकते हैं। अब प्लस माइनस में दो आंसर आएंगे, तो प्लस माइनस में जब दो आंसर आएंगे तो आपको ये आंसर लेना होगा, ये वाला लेना होगा, मतलब एक्यूट एंगल लेना होगा। एक्यूट मतलब न्यून कोण, लेस देन 90। यहाँ पर दो एंगल निकल करके आएंगे, एक 90 निकलेगा, एक 90 से ज़्यादा निकलेगा, तो आपको आंसर में 90 से कम लेना है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा समझिएगा। फर्स्ट चीज़, जैसे कह दिया जाए टू लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, 90 पर हैं, परपेंडिकुलर हैं, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलेंगे लंबवत हैं। देखिए हिंदी मीडियम वाले फिर से बता रहे हैं कि आप इंग्लिश में पढ़ने का आदत डालें। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर कह दिया जाए दो लाइन लंबवत हैं, दो लाइन कैसी हैं, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। लंबवत का मतलब वर्टिकली, या कह दिया जाए कट्स आर्थोगोनली भी बोलते हैं। कट्स आर्थोगोनली, आर्थोगोनली मतलब लंबवत काटते हैं, ऊर्ध्वाधर काटते हैं। जैसे कह दे इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत काटते हैं, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। m1 इंटू m2, m1 क्या हो जाएगी, पहली वाली लाइन की स्लोप, m2 क्या हो जाएगी, दूसरी वाली लाइन की स्लोप। स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। तो m1 हो जाएगी पहली वाली लाइन की प्रवणता और m2 हो जाएगी दूसरी वाली लाइन की प्रवणता। m1 हो जाएगी पहली वाली लाइन की प्रवणता, m2 हो जाएगी दूसरी वाली लाइन की प्रवणता। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर ऐसे कह दिया जाए सेकेंड चीज, सेकेंड कॉन्सेप्ट, और कह दिया जाए टू लाइन्स आर पैरेलल, या फिर कह दिया जाए पैरेलल मतलब ऐसे होंगी, इस टाइप से पैरेलल हो गई, समांतर हो गई। अगर कह दिया जाए टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब होता है संपाती। हिंदी में इसको बोलते हैं संपाती हैं, बताया भी था। संपाती का मतलब हो गया एक लाइन है उसके ऊपर कोई दूसरी लाइन, ऐसे। अब ऊपर का मतलब ये नहीं कि लेंथ में भी सेम होगी, लेंथ में कम ज़्यादा हो सकती है, लेंथ में कोई भी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ये पैरेलल हो जाएगा और ये कोइंसिडेंट हो जाएगा एक लाइन के ऊपर, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू m2,
m1 इक्वल टू m2। m1 क्या हो जाएगी, पहली वाली लाइन की स्लोप हो जाएगी। m2 क्या हो जाएगी, दूसरी वाली लाइन की स्लोप हो जाएगी। m1 हो जाएगी फर्स्ट वाली लाइन की स्लोप, मतलब पहली वाली लाइन की जो प्रवणता हो जाएगी वो m1 हो जाएगी, और दूसरी वाली लाइन की जो प्रवणता हो जाएगी वो m2 हो जाएगी। पहली वाली लाइन की प्रवणता m1, दूसरी वाली लाइन की प्रवणता m2 हो जाएगी। गौर से देखिएगा। अच्छा, अगर कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कहते 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर मतलब 3 बिंदु संरेख हैं। अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो भी यही कंडीशन लगाएंगे, m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2। दो पॉइंट्स लेकर के यही सिचुएशन लगाई जाएगी, m1 इक्वल टू m2। अगर 3 बिंदु संरेख है, कोलिनियर है, तो ये देखिए कॉन्सेप्ट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताते हैं। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे हैं, 2-3, इनको पहले समझाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया गया था इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कहा गया है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है। पाइथागोरस थ्योरम सब लोग को पता होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कहा गया विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बिना प्रयोग किए हुए, सो दैट आर वर्टिक्सेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको दिखाना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो बिना पाइथागोरस के देखिए तो कैसे शो करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं, एनसीईआरटी बुक के हैं तीनों क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए सब बुक्स के पढ़ाए जाएंगे, एनसीईआरटी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो एनसीईआरटी बुक्स के हैं तीनों क्वेश्चन, गौर से देखिएगा। अच्छा आप देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ऐसे होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये है राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे कोई ना कोई एक एंगल क्या होगा 90, जैसे 3 लाइनें हैं, थोड़ा समझिएगा। तीन इस लाइन होती हैं, एक की स्लोप m1 हो गई, मान लो एक की m2 हो गई, एक की m3 हो गई। इस तरीके से ट्रायंगल में कितनी लाइन होती हैं, किसी भी ट्रायंगल में 3 लाइन होती है कि नहीं, 3 लाइन्स को मिल करके ही तो ट्रायंगल बनता है। 3 स्ट्रेट लाइन से ही तो ट्रायंगल बनता है, मतलब 3 सरल रेखाओं से ही तो त्रिभुज बनता है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप का होगा, एक की स्लोप m1 होगी, एक की m2 होगी। अब ये जरूरी नहीं कि इधर ही m1 माना जाए, ये जरूरी नहीं m1 इधर हो जाए, m2 इधर हो जाए, m3 या m3 इधर हो जाए, m1 इधर हो जाए, m2 इधर हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो 3 लाइनें होंगी। अब 3 लाइनों में से एक की स्लोप क्या सपोज कर ली जाए m1, और एक की स्लोप क्या सपोज कर ली जाए m2, और एक की स्लोप क्या सपोज कर ली जाए m3। एक की स्लोप m1, एक की m2 और एक की m3। एक की स्लोप क्या होगी m1 होगी, और एक की स्लोप क्या होगी m2 होगी, और एक की स्लोप क्या होगी m3 होगी। एक की स्लोप m1 और एक की m2, m1 m2 m3। अब अगर परपेंडिकुलर है, जैसे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो m1 और m3, अभी परपेंडिकुलर का क्या बताया था कि दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए -1। तो m1 और m3 का देखो ये m1 वाली लाइन और m3 वाली परपेंडिकुलर है, तो m1 और m3 कितना आना चाहिए -1। जब मान लो इधर m2 आ जाए, इधर m3 आ जाए, तो क्या आना चाहिए m1 m2 कितना आना चाहिए -1। या मान लो इधर m3 हो जाए, इधर m2 हो जाए, ये m1 हो जाए, तो क्या आना चाहिए m2 m3 इक्वल टू -1। मतलब 2 लाइन ऐसी होंगी, 2 लाइन्स ऐसी होंगी जो परपेंडिकुलर होंगी, 2 लाइन्स ऐसी होंगी जो परपेंडिकुलर होंगी। क्यों परपेंडिकुलर होंगी? तभी तो एंगल 90 बनेगा, परपेंडिकुलर होंगी तभी तो लाइन 90 एंगल बनेगा। तो जो लाइन परपेंडिकुलर होंगी उनकी स्लोप का, क्योंकि आपने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं
तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1 होता है। उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1। उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1 होता है। उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो दो लाइनें, तो यहाँ पर भी 3 स्लोप निकलेंगी, 3 प्रवणताएं निकलेंगी। उनमें से किन्हीं 2 का मल्टीप्लाई -1 होना चाहिए, किन्हीं भी 2 का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, -1। 3 स्लोप क्यों निकलेंगे, क्योंकि ट्रायंगल बनाने में कितनी लाइन यूज होंगी, 3। तो एक की स्लोप होगी m1, एक लाइन की स्लोप हो जाएगी m2 और एक लाइन की स्लोप हो जाएगी m3। अब किन्हीं 2 स्लोप का मल्टीप्लाई, कोई भी 2 स्लोप का अगर मल्टीप्लाई, कोई भी 2 प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो जाएगा तो वो दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। और अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो इनका मतलब हो गया कि एंगल कितना हो जाएगा, 90। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो एंगल कितना हो जाएगा, 90। और अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और सबको पता है कि एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा 90 नहीं हो सकते। एक ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं एक ही एंगल 90 हो सकता है, एक से ज़्यादा 90 नहीं हो सकते, कभी पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मतलब किसी भी ट्रायंगल में केवल एक ही एंगल 90 हो सकता है, एक से ज़्यादा 90 नहीं हो सकते। तो यहाँ हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, 3 स्लोप निकलेंगी। एक स्लोप निकलेगी m1, एक m2, एक m3। उनमें से किन्हीं 2 स्लोप का मल्टीप्लाई, उनमें से किन्हीं 2 प्रवणताओं का गुणनफल -1 आना चाहिए। तो अगर 2 स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा तो इसका मतलब 2 लाइन कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। और जब 2 लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी, 2 लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी, 2 लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 90। और किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 हो गया तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। देखिएगा, देखिए अब 3 स्लोप कैसे निकलेंगे, देखो एक ए है, देखिए जैसे पहले स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप निकाल लो, ए बी की। आपको स्लोप वाले पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे 2 पॉइंट हो, एक ये x1 एक y1, इसका प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, स्लोप के कॉन्सेप्ट बताए गए थे, स्लोप के, प्रवणता के। और एक पॉइंट है x2 y2, तो स्लोप कैसे लेते हैं, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ऐसे ही तो निकाली जाती है स्लोप। स्लोप का यही कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था, स्लोप निकालने का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ए बी की स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए ए बी की y2, ये x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1। देखो ए को, ए वाला पॉइंट समझा जाए x1 y1, बी वाला पॉइंट x2 y2। ए वाला जो पॉइंट है वो समझा जाए x1 y1 और बी वाला जो पॉइंट है वो है x2 y2। तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो इसी को m1 समझ लो। जो ए बी की स्लोप है ना, 3 स्लोप निकलेंगी। तो एक 3 स्लोप क्यों निकलेंगी, क्योंकि ट्रायंगल में 3 लाइनें होती हैं, तो एक लाइन की स्लोप, दूसरी लाइन की स्लोप, तीसरी लाइन की स्लोप। तो एक स्लोप को m1 समझ लिया जाए, एक को m2 समझ लिया जाए और एक को m3 समझ लिया जाए। देखिए इस कॉन्सेप्ट से निकाली गई तो कितना आएगा, 1 अपान -1, तो ये आ जाएगी -1। अब निकाला जाए स्लोप ऑफ BC, BC की स्लोप, BC। तो अब देखिए जब BC की स्लोप निकालेंगे, BC की प्रवणता निकालेंगे, तो ये x1 y1 इसको समझेंगे, इसको x2 y2 समझेंगे, B वाला पॉइंट x1 y1 समझेंगे और C वाला पॉइंट x2 y2। अब यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, y2 माइनस y1। देखिए
तो y2 माइनस y1 मीन्स -5 अपॉन x2 माइनस x2 माइनस x1। ये अब देखिएगा तो स्लोप ऑफ BC इसको समझ लो m2 -6y -4 तो हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 से कैंसिल कर देंगे तो 3/2 आएगा। अभी एक स्लोप और निकलेगी, देखिए स्लोप ऑफ AC या CA कह दो, AC की स्लोप निकालें। 3 लाइनें होंगी ना, AC की निकाल लो चाहे CA की निकाल लो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चाहे स्लोप AC की बोल दो चाहे CA की बोल दो, AC की स्लोप बोल दो चाहे स्लोप मतलब प्रवणता चाहे CA की। देखो कैसे निकालोगे, A को x1 y1 समझा जाए, C को x2 y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हो जाएगा -5/-5 1 आएगा। इसको समझ लो m3। अब ये 3 स्लोप आ गई और हमने अभी आपको समझाया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, तो कोई ना कोई 2 लाइन परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर मतलब कोई ना कोई 2 लाइनें ऐसी होंगी जिनके बीच का एंगल 90 होगा, कोई ना कोई 2 लाइन्स ऐसी होंगी जिनके बीच का एंगल 90 होगा, कोई ना कोई 2 लाइन्स ऐसी जरूर होंगी जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, कोई ना कोई 2 लाइन्स ऐसी जरूर होंगी जिनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप देखिए, और जो 2 लाइन ऐसी होंगी जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब कोई भी 2 स्लोप ऐसी होंगी जिनका मल्टीप्लाई -1 आना चाहिए। क्यों? जब 2 स्लोप ऐसी होंगी जिनका मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा तो वो 2 लाइंस कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी ऊपर। देखो तो इनका मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो -1 नहीं आएगा, m1 और m2 का मल्टीप्लाई लिया जाए तो -1 नहीं आएगा। देखो अगर m1 और m3 का मल्टीप्लाई लिया जाए, m1 और m3 का मल्टीप्लाई, m1 और m3 का मल्टीप्लाई, तो m1 m3 कितना आएगा -1 और -1 आएगा। इसका मतलब जो AB वाली लाइन है और AC वाली लाइन है, AB वाली लाइन और AC वाली लाइन इनके बीच का एंगल 90 होगा। तो कैसे बनेगा अच्छा बताओ, AB वाली लाइन और AC वाली लाइन ऐसे ABC, देखो ये AB वाली लाइन और ये AC वाली लाइन, इनके बीच का एंगल ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्योंकि देखो AB की स्लोप और AC की स्लोप दोनों का मल्टीप्लाई -1 आ रहा है, तो जिनकी स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा वो लाइंस कैसी होती, परपेंडिकुलर होती हैं। तो AB वाली लाइन और AC वाली लाइन के बीच का एंगल 90 होगा, तो मतलब ट्रायंगल कैसा बनेगा, राइट एंगल बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया इफ द पॉइंट PH, K, Q, x1, y1 एंड R, x2, y2 लाई ऑन ए लाइन, मतलब एक लाइन पर लाई करते हैं, मतलब स्थित है। लाई ऑन ए लाइन का मतलब हो गया एक ही लाइन पर स्थित है, एक ही लाइन पर सिचुएटेड है। तो सो दैट मतलब सिद्ध करना है, दिखाना, ये चीज़ प्रूव करनी है। देखिए PQR लाई ऑन ए लाइन, लाई ऑन ए लाइन का मतलब हो गया एक ही लाइन पर स्थित है, मतलब अलग अलग लाइन पर नहीं है। तो थोड़ा समझिएगा कैसे एक ही लाइन पर होंगे, देखिएगा थोड़ा सा। जैसे एक पॉइंट ये P हो गया H, K, एक पॉइंट ये Q हो गया x1, y1, एक पॉइंट ये R हो गया x2, y। ये देखो तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं, लाई करते मतलब हैं, विराजमान है, स्थित है, सिचुएटेड हैं, एक ही लाइन पर सिचुएटेड है। देखो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर सिचुएटेड है। अब देखिए मैथ की लैंग्वेज से इंग्लिश में, जैसे 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे।
हिंदी में बोला जाए, अगर 3 पॉइंट एक ही सीधी लाइन पर हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट संरेख होंगे। तीनों बिंदु कैसे होंगे? संरेख होंगे। फिर से सुन लो, अगर 3 पॉइंट एक लाइन पर सिचुएटेड है या एक लाइन पर लाई करते हैं, अगर 3 पॉइंट एक लाइन पर लाई करते हैं, लाई मतलब स्थित हैं, सिचुएटेड है, अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करते हैं तो वो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर। हिंदी में बोला जाए, अगर 3 पॉइंट एक ही रेखा पर स्थित हैं, अगर 3 पॉइंट एक ही रेखा पर स्थित हैं, अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना कि अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो कैसे होंगे? संरेख होंगे, कोलिनियर। और संरेख के लिए अभी हमने आपको बताया था, कोलिनियर के लिए भी हमने आपको बताया था M1 = M2। कोलिनियर के लिए देखिए तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। हिंदी में देखिए सुनते जाइए, क्योंकि हमने बताया मैथ का क्रेज आगे इंग्लिश में, तो आप यहाँ लिखोगे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों बिंदु संरेख हैं। हिंदी में लिखोगे संरेख। तो संरेख के लिए क्या होता है? M1 = M2 = M3 ऐसे कह सकते हैं। जो स्लोप होती है वो सेम होती है, जो प्रवणता होती है, जो ढाल होती है वो इक्वल होती है। कैसे? 3 स्लोप कैसे बनेगी? एक स्लोप देखो, इन दोनों पॉइंट से एक बन जाएगी M1, इन दोनों पॉइंट से एक बन जाएगी M2, इन दोनों पॉइंट से एक बन जाएगी M3। 2 ही से लगा सकते हैं, किन्हीं भी 2 पॉइंट से ही लगा सकते हैं, 2 पॉइंट से ही, 2 पॉइंट से ही लगा सकते हैं। देखिए ऐसे कह दिया जाए, यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो, 2 से स्लोप ऑफ PQ मतलब PQ की प्रवणता = स्लोप ऑफ QR मतलब QR की प्रवणता। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं स्लोप ऑफ PQ मीन्स PQ की प्रवणता = स्लोप ऑफ QR की प्रवणता = ये भी कह सकते हैं स्लोप ऑफ PR, क्योंकि सब एक ही लाइन पर है ना। हमने आपको बता दिया कि अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पर मिल जाएं तो उनको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं, हिंदी में संरेख बोलते हैं। स्लोप इक्वल होती है, अभी आपको बताया गया था। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत मायने रखती फ्यूचर के लिए। और स्ट्रेट लाइन एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, तो बेस कंप्लीट करता है। इससे आने वाले समय में मैथ के बहुत सारे चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। तो स्लोप ऑफ PQ। अब यहाँ पर हम लोग स्लोप का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? जैसे P और Q 2 पॉइंट्स हैं, तो स्लोप का ये फार्मूला y2 - y1 / x2 - x1। तो देखिए PQ की स्लोप कैसे निकालोगे? इस फार्मूले से y2 - y1 तो जाएगा y1 - k / x2 - x1, तो x1 - h = स्लोप ऑफ QR में भी यही फार्मूला लगेगा। स्लोप के भी 3 फार्मूले आपको बताए गए थे। देखिए y2 - y1 / x2 - x1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर हो जाएगा, तो x1 - h y2 - y1 इसका इधर हो जाएगा x2 - x1 और ये y1 - k। अभी देखिए प्रूव नहीं हुआ, ये h - x1 है और ये x1 - h है। एक काम करते हैं, इससे माइनस साइन कॉमन कर लीजिए, इससे माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का, ये h प्लस का हो जाएगा h - x1 y2 - y1। ऐसे इससे माइनस कॉमन कर लो, ये तो ऐसे ही लिखा रहा है, इन्हें दो x2 - x1, ये सेम लिखा रहेगा क्योंकि x2 - x1 लाना है, इधर y2 - y1 लाना है। इससे माइनस साइन कॉमन कर लिया जाए तो हो जाएगा k और -y1। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल मीन्स प्लस हो जाएगा। अब आप देख लीजिए जो प्रूवमेंट लाना है ये प्रूव हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
तो आपको तीसरा नंबर बताते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो थर्ड वाला बताते हैं। देखिए थर्ड वाला ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। इफ़ द एंगल बिटवीन, इसको बिटवीन पढ़ा जाता है, शॉर्टकट में लिखा है। इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, दो लाइन है, अभी जैसे फार्मूला होता है तो उसी कॉन्सेप्ट से लगेगा, गौर से देखिएगा। दो लाइनों के बीच का एंगल π/4 है एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। उनमें से एक लाइन की स्लोप प्रवणता 1/2 है तो दूसरी लाइन की स्लोप बतानी। देखिए अच्छा, जैसे अभी आपको फिगर से समझाया था ऐसे, देखिए जैसे सॉरी ये x एक्सिस y एक्सिस, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, देखिएगा उनमें से ये अभी बताया था जैसे सेम, अभी देखिए इसी वीडियो में ये इंटरसेक्शन एंगल हो गया दोनों लाइन का π/4, उसमें से एक की स्लोप ये m1 सपोज कर लो और एक की स्लोप ये m2, और ये इंटरसेक्शन एंगल अभी बताया था। तो फार्मूला आपको क्या बताया था, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। मॉड की रीजन बताया था, क्यों लेते हैं कि वैल्यू प्लस में आएगी तो एक्यूट एंगल होगा, मतलब लेस देन 90 होगा। अगर आप मॉड ना लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1। यहाँ से दो आंसर हो जाते हैं, देखिए, लेकिन आंसर हमेशा 90 वाला ही लिया, जो 90 से कम होता है वो लिया जाता है। थीटा क्या होता है, दोनों लाइंस के बीच का इंटरसेक्शन एंगल, हिंदी में बोलेंगे दोनों रेखाओं के बीच का प्रतिच्छेद कोण। देखिए तो tan थीटा की जगह कितना लिखोगे, π/4। m1 एक लाइन की स्लोप, तो देखो एक लाइन की स्लोप आपको पता है 1/2, ये 1 प्लस माइनस लिख दो 1/2। m2 स्लोप ऑफ अदर लाइन आपको बतानी है, दूसरी लाइन की स्लोप आपको बतानी है, मीन्स m2 आपको बतानी है, देखिएगा अपान 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। अब देखिए π/4 जो होता है ये रेडियन में है π/4, अगर इसको डिग्री में चेंज किया जाए, डिग्री में बदला जाए, अगर इसको डिग्री में बदलेंगे तो 45 हो जाएगा, प्लस माइनस एलसीएम ले लो 2 इसको तो हो जाएगा, देखो 1 माइनस 2m2 अपान 2 यहाँ से एलसीएम ले लो तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस m2, 2 एलसीएम लोगे तो 2 प्लस m2/2 ये आएगा। जब 2 इसमें एलसीएम लेंगे तो जाएगा 2 और प्लस m2/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू 1 होती है, इक्वल 2 प्लस माइनस 1 माइनस 2m2 अपान 2 प्लस m2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का इधर कर दो, 2 प्लस m2 प्लस माइनस 1 माइनस 2m2। अब देखिए दो साइन है तो एक साथ नहीं सॉल्व हो सकते, दो साइन एक साथ नहीं सॉल्व हो सकते, तो लिखेंगे टेकिंग प्लस, मतलब प्लस लेने पर, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, दोनों साइन एक साथ नहीं ले सकते, तो एक बार प्लस लेंगे। देखिए 2 प्लस m2, जब यहाँ प्लस लेंगे तो 1 माइनस 2m2। अब ये 2m2 इस साइड ले आओ, m2 प्लस 2m2 प्लस का हो जाएगा 1, ये 2 इस साइड माइनस का, 3m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू आएगा -1/3। एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व किया जाए, टेकिंग माइनस साइन लेके सॉल्व किए, देखिए जब माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस m2 यहाँ माइनस ले लेंगे, -1 माइनस 2m2, 2 प्लस m2 ये माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ माइनस लिया गया, प्लस लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस लेने पर फर्क पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएगा, -1 प्लस 2m2। अब देखिए ये इस साइड ले आओ, 2 -1 इस साइड प्लस 1, 2m2, m2 इस साइड तो माइनस का, 3 इक्वल टू m2, ये आ गई, दो वैल्यू आ गई स्लोप की,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कुछ और अच्छे क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की तरफ अब बढ़ चुके हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए ये दो क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर या बोर्ड पर दिख रहे हैं, उनमें से पहला वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का और दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। दूसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसलिए इसको गौर से देखिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा हट करके होते हैं, थोड़ा सा टफ होते हैं। लेकिन अगर आप उनको पढ़ेंगे, वाकई में आप अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप जरूर पूरे क्वेश्चन लगाना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा रहे हो ना, तो आपको लगेगा कि नहीं मैथ पढ़ रहे हैं। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, इसमें बोला गया है इन फिगर ये दिखाया गया, फिगर ये टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए लीनियर मोशन। टाइम मतलब समय, डिस्टेंस दूरी, समय और दूरी का ग्राफ ऑफ ए लीनियर मोशन मतलब रैखिक गति के लिए। अब ये फिजिक्स वाले ही आपको ज़्यादा बता, दोनों क्वेश्चन वैसे फिजिक्स से ही बिलोंग करते हैं। रैखिक गति शायद आपको पता होगा कि जो बिल्कुल सीधी होती है, मतलब जिग जैग ना हो, जिग जैग ना हो, जिग जैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी ना हो, लीनियर एक सीधी लाइन पर चले, एक सीधी लाइन पर चले तो लीनियर मोशन होता है। जैसे ये है, ये लीनियर मोशन है। अगर ऐसे चले फिर ऐसे चलें, फिर ऐसे चलें, ये लीनियर नहीं है। और ऐसे चले तो ये जिग जैग मोशन है। लीनियर मतलब बिल्कुल सीधा चले, ऐसे कहीं ऐसे स्ट्रेट चले तो ये लीनियर मोशन है, रैखिक गति जिसको बोलते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, दोनों क्वेश्चन से फिजिक्स से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है। तो ग्राफ दिखाया गया, लीनियर मोशन इज गिवन, लीनियर मोशन के लिए ग्राफ गिवन है। टू पोजीशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस मतलब दो पोजीशंस दिखाई गई, दो स्थितियां दिखाई गई, किसकी, समय और दूरी की। रिकॉर्ड की है, t इक्वल टू 0, d इक्वल टू 2, मतलब जब टाइम 0 है तब डिस्टेंस 2 है, जब समय की वैल्यू 0 है तब डिस्टेंस 2 है, और जब टाइम की वैल्यू 3 है तब डिस्टेंस की वैल्यू 8 है। तो कहा गया यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना है। स्लोप मतलब वही प्रवणता का। तो कहा गया यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप फाइंड लॉ ऑफ मोशन, हाउ डिस्टेंस डिपेंड अपॉन टाइम, कि डिस्टेंस फाइंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन से आपको पता करना है कि हाउ कैसे डिस्टेंस दूरी डिपेंड निर्भर करती है अपॉन टाइम, मतलब आपको बताना है कि जो दूरी है वो टाइम पर कैसे निर्भर करती है, जो दूरी है वो समय पर कैसे निर्भर करती है, जो दूरी है वो टी पर कैसे निर्भर करती है, जो दूरी है वो समय पर कैसे निर्भर करती है, जो दूरी है वो टी पर कैसे निर्भर करती है। मतलब डी की वैल्यू बतानी है आपको। वैल्यू किसकी बतानी है, दूरी की, डिस्टेंस की, और किस पर निर्भर करती, टी टाइम पर। मतलब आपको डी की वैल्यू बतानी है, टी के टर्म में बतानी है। आपको डी की वैल्यू बतानी है और टी के टर्म में बतानी है, मतलब दूरी का मान बताना है, समय के पदों में बताना है, हिंदी में बोला जाए। मतलब डी की वैल्यू आनी चाहिए, टी के टर्म में आनी चाहिए, मतलब डी की वैल्यू टी के टर्म में मतलब टी के पदों में आनी चाहिए। देखिए जरा गौर से, तो यहाँ पर इधर ग्राफ में टाइम लिया गया, इधर डिस्टेंस ली गई। तो जब टाइम 0 है, देखिए जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस ये 2 है, फिर धीरे धीरे करके टाइम यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 होगा, तब इधर डिस्टेंस 8 हो गई। डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 हो गई। बहुत गजब क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, केवल समझने के लिए है। बहुत ढंग से जो लोग समझेंगे, अच्छे क्वेश्चन आपको, हमने आपको हर वीडियो में बताया कि जो हमारे वीडियो होंगे कम क्वेश्चन भले मिलेंगे, लेकिन मतलब किसी वीडियो में वैसे तो कम नहीं मिलेंगे, बहुत लेक्चर हो जाते हैं एक टॉपिक पर। तो आपको वीडियो में जो मिलेगा वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होगा, आपको सिखाने के लिए होगा। अगर आप यकीन मानिए आप ढंग से पढ़ रहे होंगे तो आप सीख भी रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कमेंट्स कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, इंटर के वीडियो आपको बिल्कुल हर एक चैप्टर के A to Z कंप्लीट मिलेंगे, हर टॉपिक पर मिलेंगे। इसलिए पहले देखने से पहले इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तुरंत। अब देखिए जरा, तो यहाँ पर A जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस
2 है, जब टाइम 3 है तो डिस्टेंस कितनी है 8 है। अब यहाँ पर सपोज कर लें कोई पॉइंट C है, चलो लेट कर लेते हैं, लेट एनी पॉइंट C जिसमें टाइम मान लो T है और डिस्टेंस D है। कोई पॉइंट ले लिया गया T जिसमें टाइम T है, कोई पॉइंट C लिया गया इसी पर, क्योंकि ये देखो ये ग्राफ चल रहा है, ये ग्राफ चल रहा है, ये लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ, लीनियर मोशन है, लीनियर मतलब रैखिक है, ऐसे चल रहा है ऐसे। टाइम 0 होने पर डिस्टेंस 2 हो गई, फिर टाइम 3 होने पर डिस्टेंस 8 हो गई। तो मान लीजिए जब टाइम T है, कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें टाइम T होगा तो डिस्टेंस D होगी। कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पर टाइम T है तो डिस्टेंस D होगी। यहाँ T की वैल्यू 0 तो D की वैल्यू 2, यहाँ पर T की वैल्यू 3 तो D की वैल्यू 8, यहाँ पर T की वैल्यू T तो D की वैल्यू D। ये लेट किया है, सपोज किया। मान लीजिए किसी ने आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, सपोज कर लिया अगर आपसे किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि ये जो T, D है ये इस लाइन के ऊपर नीचे नहीं हो सकता, तो आप बताओगे नहीं। क्यों? क्योंकि लीनियर मोशन है तो ये T और D टाइम और डिस्टेंस इसी लाइन पर होगा। चलिए ठीक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने कह दिया कि ये T, D क्यों सपोज किया गया है, अगर मान लीजिए किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि ये T, D क्यों सपोज किया गया है, ना करें तो आप बताओगे T, D इसलिए सपोज किया गया, इसलिए लेट किया गया, इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें D की वैल्यू बतानी है, T के टर्म में बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? D की वैल्यू बतानी है। और किसके टर्म में बतानी, किसके पदों में बतानी है? T के पदों में बतानी है। हमें यहाँ पर D की वैल्यू बतानी, T के टर्म में बतानी है। तो जब हम लोग T और D कहीं पर फिगर में दिखाएंगे, कहीं पर फिगर में शो करेंगे, तभी तो हम लोग D की वैल्यू T के टर्म में फाइंड आउट कर पाएंगे। मीन्स D की वैल्यू T के टर्म में बता पाएंगे, D की वैल्यू T के टर्म में बता पाएंगे। जब हम लोग कहीं ना कहीं इसको शो करेंगे, कहीं ना कहीं T, D शो करेंगे, तभी तो D की वैल्यू T के टर्म में बता पाएंगे। तो अगर किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि ये T, D क्यों लेट किया गया, क्यों सपोज किया गया, तो आप बताओगे जब इसको लेट करेंगे, सपोज करेंगे, तभी हम लोग D की वैल्यू T के टर्म में बता पाएंगे। अब देखिए लीनियर हो गए, कोलीनियर, जैसे अभी बता रहे थे। कोलीनियर का मतलब हो गया अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर नजर आते हैं, अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर नजर आते हैं तो उनको कोलीनियर बोलते हैं। हिंदी में उनको बोलते हैं संरेखीय, एक ही लाइन पर स्थित है। और ऐसी सिचुएशन में स्लोप इक्वल होती है। आपको बता दें 3 स्लोप बनेगी, एक स्लोप AB की बनेगी, M1 सपोज कर लो, एक BC की बनेगी M2 और एक AC की बनेगी। तीनों स्लोप इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम लोग 2 ही से लग जाएगा। देखो जैसे अभी बताया था, कह सकते हो स्लोप ऑफ, क्योंकि देखो स्लोप का यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अब कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये फार्मूला लगेगा। देखिएगा जरा गौर से। तो AB के लिए स्लोप ऑफ AB में y2 माइनस y1 8 माइनस 2 अपान x2 माइनस x1 3 माइनस 0। स्लोप ऑफ BC में यही y2 माइनस, तो BC में x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 d माइनस 8 इक्वल टू अपान x2 माइनस x1 तो t माइनस 3। ये हो जाएगा, देखिए 8 माइनस 2 6, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, d माइनस 8 अपान t माइनस 3। यहाँ सॉरी मार्क कर गिर गया। यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी बतानी है, d की। d की वैल्यू बतानी है, किसके टर्म में बतानी है, t के टर्म में, क्योंकि बोला गया है डिस्टेंस जो है कैसे डिपेंड करती है टाइम पर। मतलब d की वैल्यू, d किस प्रकार से t पर डिपेंड करता है, मीन्स d की वैल्यू बतानी है, किसके टर्म में बतानी है, t के टर्म में बतानी है। d की वैल्यू t के टर्म में, देखिएगा जरा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2t माइनस 6 इक्वल टू d माइनस। अब देखिएगा इधर कर दो इसको, 2t माइनस 6 प्लस 8
इक्वल टू डी। देखिए ये डी की वैल्यू बतानी है, 8 को इधर कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा 2t, 8 - 6 तो +2 इक्वल टू डी। यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो t + 1 इक्वल टू डी। ये आ गया आंसर। अगर आप इसको चेक करना चाहो कि सही है कि गलत तो आप चेक कर सकते हो। कैसे? देखो अगर t की वैल्यू 0 ली जाए तो d इक्वल टू 2 आना चाहिए, ऐसे चेक हो जाएगा। t की वैल्यू 0 लेने पर d का आंसर 2 आना चाहिए और t की वैल्यू 3 लेने पर d का आंसर 8 आना चाहिए। चेक कर लो, t की वैल्यू 0 देखो, t की वैल्यू 0, अगर t की वैल्यू 0 तो d की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो जब t की जगह यहाँ 0 लोगे तो 1 × 2 2 आ जाएगा ये चीज़। अब अगर t की जगह 3 लिया जाए, t की जगह 3 लेने पर d की वैल्यू 8 आनी चाहिए। t की वैल्यू 3 रखने पर, 3 लेने पर d की वैल्यू 8 होनी चाहिए। तो t की जगह यहाँ 3 रखो, 3 और +1 4 और 4 2 जा 8, d की वैल्यू 8। इसका मतलब ये रिलेशन सही है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, तब आपको समझाते हैं जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में समझिए, क्योंकि जब फिजिक्स से समझेंगे तब समझ में आएगा। 9th क्लास में या फर्स्ट ईयर में जो फिजिक्स पढ़े, जैसे ये कोई, पहले इंग्लिश में समझाते हैं। ये है रे ऑफ इंसिडेंट, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, रे ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे कह सकते हैं। रिफ्लेक्टेड रे पहले इंग्लिश में बता रहे, फिर हिंदी में बताएंगे। रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है एंगल ऑफ इंट्रेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंट्रेंस। इन रे ऑफ इंसिडेंट्स, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट्स पहले इंग्लिश वाले समझिए। पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट्स, एंगल ऑफ इंट्रेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है नॉर्मल। हिंदी में देखो सुनो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये है आपतन बिंदु, ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण फिजिक्स पहले समझिए। ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। ये होता था I, ये होता था R। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में 9th क्लास में था कि ये I और R दोनों एंगल सेम होते हैं। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट्स I, एंगल ऑफ इंट्रेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंट्स भी कह सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट्स ये I होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये R होता है, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। ये नॉर्मल होता है, अभिलंब जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये नॉर्मल होता है, अभिलंब। ऐसा फिजिक्स में पढ़ा होगा। देखिए इसी से क्वेश्चन लगेगा, इसी से लगेगा। कहा गया ए रे ऑफ लाइट, प्रकाश की एक किरण, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 से पास होती है। ऐसे देखिए अगर फिगर बनाया जाए, ये कोई किरण है मान लो, ये कहाँ से पास हो रही है? देखिएगा ये 1, 2 से पास हो रही, ये 1, 2 से पास हो रही है। रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस, कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही? देखिए ये एक्स, ये ओरिजिन मान लो, ये एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट हो रही, एक्स एक्सिस पर आपतित हो रही। हिंदी में बोले एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट हो रही मीन्स एक्स अक्ष पर आपतित हो रही, एक्स अक्ष पर आपतित हो रही है। देखिएगा थोड़ा सा, एक्स अक्ष पर आपतित हो रही, ये एक्स अक्ष पर आपतित हो रही। एट पॉइंट ए, रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, ये एक्स एक्सिस पर है और किस पॉइंट पर है? ए पर है। ये एक्स एक्सिस पर तो है लेकिन किस पॉइंट पर है? ए पर। एंड द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण। अब ये ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। पासेस थ्रू पॉइंट 5, 3, ये 5, 3 से पास होती है। चलो ये मान लो 5, 3 से पास होती है, ये देखो 5, 3 से पास होती है। तो कहा गया फाइंड द पॉइंट ऑफ ए, ये वाला पॉइंट बताना है, ए वाला पॉइंट बताना है। ये NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे तो शायद स्नेल लॉ पढ़ा होगा, साइन I साइन R n इक्वल टू साइन I अपान साइन R। तो आपको बताया गया था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंट्रेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब हिंदी में बोलें तो आपतन कोण
और परावर्तन कोण दोनों आई और आर बराबर होते हैं, इसीलिए ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये रे ऑफ इंसिडेंट होती है, आपतित किरण होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, मतलब रे ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। रे ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तित किरण। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स आपतन बिंदु होता है, ये आपतन बिंदु होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स, और ये नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है, अभिलंब होता है। तो यहाँ पर भी जैसे एक नॉर्मल ले लिया जाए, अभिलंब ऐसे ले लिया जाए, अभिलंब, ओ यार स्ट्रेट होगा, बिल्कुल सीधा होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो ये। तो ये वाला जो एंगल है जैसे थीटा, तो ये भी एंगल होगा थीटा। इसको हिंदी में बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। दोनों सेम होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, फिजिक्स से आपने पढ़ा होगा। ये आई होता है, ये आर होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंट्रेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों सेम होते हैं। अब देखिएगा, और ये पूरा एंगल, ये जैसे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल इतना एंगल, ये कितना होगा 90 तो होगा। अरे भैया नॉर्मल के हिंदी में बोलते हैं अभिलंब है, परपेंडिकुलर होता है जो नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल से पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90। तो ये देखिए ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90। तो कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑफ ए। अब इसको साफ किए दे रहे, ए वाला पॉइंट बताना है। देखिए ए वाला पॉइंट बताना है, बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन होते हैं अपने आप में ज़बरदस्त होते हैं। ए वाला पॉइंट लेट कर लो, h, 0 है। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे 0 क्यों, ऐसे लेट कर ले x, y या h, k इस तरीके से, या a, b या p, q इस टाइप से लेट करेंगे, इस टाइप से मानेंगे। तो ये वाला जो होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पर आपको पता है x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, x अक्ष पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आपको पता है कि x एक्सिस पर मीन्स x अक्ष पर y की वैल्यू 0 हो जाती है, x अक्ष पर y की वैल्यू 0 हो जाती है, x अक्ष पर y की वैल्यू 0 हो जाती है। ये x एक्सिस है तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x एक्सिस पर आपको पता है y की वैल्यू 0, इसलिए 0, क्योंकि अगर कोई पूछे ये 0 क्यों है तो आप बताओगे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 हो जाती है। अब देखिएगा, अब कैसे लगाएंगे। अब देखें, जैसे मान लो इसको मान लो ये p है, इसको मान लो ये q है, तो स्लोप ऑफ AQ निकाल लो। देखो स्लोप ऑफ AQ, स्लोप के हमने आपको पहले वाले वीडियो में 3 कॉन्सेप्ट बताए थे। अब जैसे पॉइंट के देखिए कैसे 3 कॉन्सेप्ट, अगर एंगल जैसे मान लो थीटा है तो स्लोप क्या हो जाएगी m = tan थीटा। अगर ये पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है तो स्लोप m = क्या हो जाएगी y2 - y1 अपान x2 - x1। एक कॉन्सेप्ट और बताया गया था। तो पहले एंगल के हिसाब से देखो स्लोप कितनी हो जाएगी। चलो पहले पॉइंट के हिसाब से देखो, पॉइंट के हिसाब से AQ, ये x1 y1 x2 y2, गौर से देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x1 y1 x2 y2 तो क्या होता है y2 - y1 तो हो जाएगा 3 - 0, 3 - 0 अपान x2 - x1 तो 5 - 3 - 0 y2 - y1, अब x2 - x1 तो 5 - h। और अगर यही स्लोप एंगल के हिसाब से निकालें, पॉइंट के हिसाब से तो ये हो गई, एंगल कितना होगा देखो इस लाइन, एंगल हमेशा राइट साइड का लेते हैं, पहला वाला वीडियो जरूर देख लिए जा करके, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला देखो, ये वाला, ये एंगल, ये पूरा कितना है 90, और ये थीटा कम हो जाएगा तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 - थीटा। तो अगर स्लोप आप AQ देखें तो थीटा एंगल पर स्लोप क्या हो जाती है tan थीटा। अगर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, आपको पहला वाला वीडियो देख लीजिए क्लियर हो जाएगा, अगर थीटा एंगल है तो स्लोप क्या हो जाएगी tan थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 - थीटा, तो स्लोप क्या बन जाएगी tan 90 - थीटा = 3/5 - h। और tan 90 - थीटा क्या बन जाएगा cot थीटा। ये आ गया पहला इक्वेशन। देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया, स्लोप के 2 कॉन्सेप्ट लगा दिए गए, स्लोप के 2 कॉन्सेप्ट, पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिए उसमें क्लियर हो जाएगा।
स्लोप के दो कॉन्सेप्ट कौन से लगा लेंगे, एक तो ये पॉइंट के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट लगा दिया गया और एंगल के हिसाब से, तो पॉइंट के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट और एंगल ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 90, क्योंकि जो नॉर्मल होता है अभी बता रहे हो 90 एंगल बनाता है, 90 में से थीटा कम हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से स्लोप क्या लिखोगे, tan 90 माइनस थीटा। ये भी ए क्यू की स्लोप, ये एंगल के हिसाब से स्लोप कितनी बनेगी, tan 90 माइनस थीटा, पॉइंट के हिसाब से बनी तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गई। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, इसमें भी अब स्लोप ऑफ एपी की स्लोप, पहले इसमें भी दो हिसाब से निकालो, इसमें भी दो हिसाब से, एक बार पॉइंट के हिसाब से निकालो, एक बार एंगल के हिसाब से निकालो, एक बार पॉइंट के हिसाब से और एक बार एंगल के हिसाब से। देखिए स्लोप ऑफ एपी, तो एपी की स्लोप कैसे निकालोगे, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 2 माइनस 0, x2 माइनस x1 x1 y1 x2 y2, अब x2 माइनस x1 1 माइनस h। अब एंगल के हिसाब से इसकी स्लोप निकालो, तो देखो एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा, क्योंकि आपको पता है एंगल हमेशा ये वाला लेते हैं, ये राइट साइड का, ये राइट साइड का, पहला वाला वीडियो देख लीजिए जा करके। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये इतना 90 है और ये थीटा और प्लस हो जाएगा। ये दोनों एंगल सेम क्यों थे, क्योंकि अभी बताया था फिजिक्स के हिसाब से। तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक 90, उसमें थीटा और प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी स्लोप tan 90 प्लस थीटा। जब ये एंगल थीटा होता है तब स्लोप क्या होती है, tan थीटा, राइट साइड का एंगल लेते हैं, राइट साइड का tan थीटा। तो ये 90 यहाँ तक और थीटा ये, तो पूरा क्या बन जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो स्लोप क्या हो जाएगी tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगी tan 90 प्लस थीटा और इक्वल टू 2/1 माइनस h। अब देखिए tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस cot थीटा इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस cot थीटा, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस cot थीटा। अब देखिए 1 माइनस h, cot थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पर, cot थीटा की ये वाली वैल्यू रख दो, कितनी 3/5 माइनस h, अब 2/1 माइनस h हो जाएगा -3 5 माइनस h 2/1 माइनस h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2 5 जा 10 माइनस 2h, यहाँ पर cot थीटा की वैल्यू रख दी गई और ये हो जाएगा -3 प्लस 3h। देखिएगा थोड़ा सा, ये 3 इधर ले आओ, 10 प्लस 3 और ये 2h इधर जाएगा तो 2h प्लस 3h, ये हो जाएगा 13 इक्वल टू 5h, तो h की वैल्यू आ जाएगी 13/5। तो a वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, देखो h कामा 0 मीन्स 13/5 कामा 0। h वाला आपको पॉइंट निकालना था ना, a वाला पॉइंट निकालना था, तो a वाला पॉइंट आ गया 13/5 कामा 0, h कामा 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर लगाओ आपको हमारे आने वाले वीडियो में सब NCERT एग्जाम्पलर CRT क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए अभी जा करके सबसे पहला काम इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।